वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कोलोरेक्टल कैंसर या कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और इसके लिए एक बहुत अहम बात यह है कि ये डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पर और आपकी एज पर, और बहुत कम इसकी डिपेंडेंसी ऑन द जेनेटिक फैक्टर्स। सो इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें यही है कि एक तो एज अगर आपकी मोर देन 50 इयर्स है, और इसके अलावा आप अगर सिगरेट स्मोकर हैं, अल्कोहल यूज़र हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि अगर आपकी डाइट में फ़ैट्स ज़्यादा हैं और आपकी डाइट में अगर फाइबर डाइट कम है तो आपको ज़्यादा रिस्क है कि आप डेवलप कर लें कोलोरेक्टल कैंसर। इसलिए कहते हैं कि हाई फाइबर डाइट इज़ प्रोटेक्टिव। इसके अलावा अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है तो फिर भी कोलोरेक्टल कैंसर की डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कोलोन कैंसर के साथ भी इसकी एसोसिएशन हो सकती है। सो हम आ जाते हैं इसकी प्रेजेंटेशन पे। तो ये तीन तरह से स्प्रेड कर सकता है। एक तो ये कि ये लोकल स्प्रेड जब करेगा तो साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। साइज़ में इंक्रीज़ होगा तो ये इंटेस्टाइन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये लेफ़्ट नोड्स को इन्वॉल्व कर सकता है, पेरीरेक्टल लेफ़्ट नोड्स, मेसेंटेरिक लेफ़्ट नोड्स को इन्वॉल्व कर सकता है। इसके अलावा इसका हेमेटोजेनस स्प्रेड भी हो सकता है। हेमेटोजेनस स्प्रेड में ये लिवर, लंग्स और बोन मैरो की तरफ मेटास्टेसाइज कर सकता है। अब हम आ जाते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे। टीएनएम स्टेजिंग इधर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ड्यूक स्टेजिंग एक स्टेजिंग है जो कि थोड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें यही है कि स्टेज 1 जो है उसमें लिमिटेड होता है और लिमिटेड होता है इनटू द इंटेस्टाइनल वाल तक लिमिटेड होता है, और जो स्टेज बी है इसमें ये होता है कि ये इंटेस्टाइनल वाल को बाईपास कर जाता है, और स्टेज 3 ये है कि लेफ़्ट नोड्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो अब हम आ जाते हैं इसकी क्लिनिकल फ़ीचर्स पे। तो क्लिनिकल फ़ीचर्स में यही है कि एक तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, दूसरा अकल्ट ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है। ब्लड लॉस होगा तो उसकी वजह से सीधी बात है अनीमिया होगा तो बंदे को फटीग, डिजीनेस, ये सब कुछ होंगे, कमज़ोरी फील होगी। इसके अलावा बाउल में चेंजेस आ सकती हैं, जैसे डायरिया हो सकता है कभी, फिर कभी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो इस तरह के इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो सकती है। इसके अलावा टिनिस्मस, ये टिनिस्मस एक ऐसी कंडीशन है इसमें बंदे को एक अर्ज होती है कि वो मतलब वाशरूम जाए, देयर इज़ नीड टू पू, बट जो जब वो वाशरूम जाता है तो उसको वाशरूम नहीं होता, तो उसको साथ में पेन होता है। इसको हम कहते हैं टिनिस्मस। तो ये हो गए इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स। तो एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर जिस साइड पे ट्यूमर राइज़ हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल असेंडिंग कोलोन में राइज़ हो रहा है, या फिर डिसेंडिंग कोलोन में, या फिर ट्रांसवर्स कोलोन में राइज़ हो रहा है, तो उसके हिसाब से वहाँ पर उनको एब्डोमिनल मैस या एब्डोमिनल डिस्टेंशन फील होती है। और जो ट्रांसवर्स कोलोन का कैंसर होता है वहाँ पर ये है कि उसको मिस्टेक कर सकता है बंदा विद द स्टमक कैंसर, क्योंकि उनकी लोकेशन पास ही होती है। ट्रांसवर्स कोलोन ऐसे हाई होता है इसलिए उसकी लोकेशन स्टमक के पास होती है। तो अब इसकी हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इसकी डायग्नोसिस के लिए हम बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। कोलोनोस्कोपी, सिग्माइडोस्कोपी कर सकते हैं हम, सीटी स्कैन पेल्विस, एब्डोमेन और लंग्स के लिए कर सकते हैं, और इसके अलावा हम बेरियम एनीमा वगैरह का टेस्ट कर सकते हैं। तो बेरियम स्वालो जब हम कराएंगे तो उसमें यह होगा कि जो एरिया है जहाँ पर ट्यूमर है उसके आगे हमें ऑब्स्ट्रक्शन नज़र आएगी। अब हम इसकी ट्रीटमेंट पे आ जाएं तो ट्रीटमेंट इसकी डिपेंड करती है अपॉन द साइट। अगर कार्सिनोमा जो है इन्वॉल्व कर रहा है सीकम को और असेंडिंग कोलोन को, तो हम क्या करते हैं राइट हेमिकोलेक्टमी। राइट हेमिकोलेक्टमी में यह होता है कि जो इलियम होता है उसके जो डिस्टल एंड होता है वहाँ पर 30 सेंटीमीटर्स के एरिया में हम रिसेक्शन करते हैं, साथ में सीकम की रिसेक्शन करते हैं, साथ में असेंडिंग कोलोन की रिसेक्शन करते हैं, और प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन की हम रिसेक्शन करते हैं। और जो
दूसरी सिचुएशन है जिसमें फॉर एग्जांपल कार्सिनोमा इन्वॉल्व कर रहा है हेपेटिक फ्लैक्चर को और ट्रांसवर्स कोलोन को, तो हम क्या करते हैं इसमें एक्सटेंडेड राइट हेमिकोलेक्टमी करते हैं। इसमें ये होता है कि एक तो जो मैंने बताया कि राइट हेमिकोलेक्टमी वाला प्रोसीजर, लेकिन उसमें हम ऐड कर देते हैं हेपेटिक फ्लैक्चर की रिमूवल करते हैं और साथ में जो है ट्रांसवर्स कोलोन को जो है होल उसकी रिसेक्शन करेंगे। फिर हम आ जाते हैं, अगर ये इन्वॉल्व कर रहा है सिग्माइड इस डिसेंडिंग कोलोन को इन्वॉल्व कर रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेफ़्ट हेमिकोलेक्टमी कर सकते हैं। डिसेंडिंग कोलोन को हम रिमूव करेंगे, सिग्माइड कोलोन को हम रिमूव करेंगे और डिस्टल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन को हम रिमूव करेंगे और स्प्लीनिक फ्लैक्चर को हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह जो है इसको हम कहते हैं लेफ़्ट हेमिकोलेक्टमी। लेफ़्ट हेमिकोलेक्टमी में हम क्या करते हैं कि जो प्रॉक्सिमल 1/3 पोर्शन होता है ट्रांसवर्स कोलोन का, उसको हम रेक्टम के साथ जाके जोड़ देते हैं, एनास्टोमोसिस करा देते हैं। अब अगर ट्यूमर नॉन रिसेक्टेबल है तो पहले हमने कीमोथेरापी या रेडियोथेरापी करके ट्यूमर के साइज़ को श्रिंक करना है और फिर उसके बाद इस तरह रिमूवल करनी है, रिसेक्शन करनी है। अगर लिवर की इन्वॉल्वमेंट हो तो लिवर की इन्वॉल्वमेंट के लिए एक क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर इतना लिवर कम से कम बचा हो कि 20% से ज़्यादा वॉल्यूम लिवर का बचा हो, ताकि हम रिसेक्शन कर सकें बाकी एरिया की, और फिर हमने उसका ब्लड फ्लो और बाइलरी फ्लो रिस्टोर भी करना है। तो ये 20% क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने हेपेटेक्टमी स्पेशली राइट हेपेटेक्टमी कर ली और वॉल्यूम जो है लिवर का वो 20% से कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि लिवर फेलियर हो जाएगा। लिवर फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमने करनी है हेपेटेक्टमी, तो हम पहले क्या करेंगे, एम्बोलाइजेशन करेंगे पोर्टल वेन की। पोर्टल वेन की एम्बोलाइजेशन राइट साइड पे करेंगे, ठीक है। राइट साइडेड पोर्टल वेन की एम्बोलाइजेशन हमने कर ली, तो क्या होगा कि जो राइट साइडेड लिवर का राइट लोब है उसमें जो है एट्राफी वगैरह हो जाएगी, यानी उसका एरिया स्मॉल हो जाएगा, और जो लेफ़्ट साइड वाला पार्ट था जो लिवर का, यानी लेफ़्ट लोब ऑफ द लिवर, वो साइज़ में इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इस तरह जो है वॉल्यूम जो है उस साइड का, जो साइड नॉर्मल है उस साइड का इंक्रीज़ हो जाएगा जिसमें मेट्स नहीं है। तो इस तरह हम जो है इसको हेपेटेक्टमी परफॉर्म कर सकते हैं और लिवर फेलियर का ख़तरा भी हमें नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। शुक्रिया।